एपिसोड 251 टू 260। अध्याय 251। 110 कठोर वास्तविकता असंगत अंडरस्कोर 2। उसने अभी दूसरे पक्ष की आस्तीन को छुआ भी नहीं था कि एक भयंकर लंबी टांग उठाकर उसे उड़ा दिया गया। वह मौके पर ही बेहोश हो गया। उस सुंदर और आकर्षक किक ने महिलाओं को मोह से पागल और पुरुषों को ईर्ष्या से परेशान कर दिया। अपने पैर को सावधानी से पीछे खींचते हुए पेई किंगहान ने अपनी आंखें एक निश्चित दिशा की ओर उठाई। उसके पतले होंठ एक ठंडी और उपहासपूर्ण मुस्कान में थोड़े मुड़े हुए थे। इसके तुरंत बाद 3 युवक दौड़कर वहां पहुंचे और इससे पहले कि वे ये देख पाते कि दूसरे पक्ष ने किस प्रकार अपनी चाल चली, तीनों पहले ही जमीन पर गिर पड़े और उठने की शक्ति खोकर रोने लगे। बहुत सुंदर। लिन कियान उत्साह से प्रशंसक बनी, जबकि बाई शियांग ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचते हुए कि क्या इसे इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत थी। उसके दिल में यानसोंग दुनिया का सबसे सुंदर आदमी था और कोई भी कभी भी उसके दिल की गहराई से मूर्ति को बाहर नहीं निकाल सकता था। हालांकि उसने स्वीकार किया कि यह व्यक्ति थोड़ा सुंदर था। 5-10। एक चमकदार भंवर में लोगों का एक समूह जमीन पर बिखरा पड़ा था और वह आदमी शुरू से अंत तक वहीं खड़ा था, यहां तक कि उसके रुख की चाप में भी थोड़ा सा अंतर नहीं था। कपड़े बेदाग थे और चेहरे साफ और नम थे। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों के पेट में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। यह आदमी बहुत ही भयानक था। कमजोर दिखने के बावजूद उसकी चाल हवा की तरह तेज थी और वह पल भर में अपने विरोधियों को धूल चटा देता था। लेकिन कोएनिग्सेग के आकर्षण के कारण उन्होंने अपने दांत पीस लिए और खुद को उस पर फेंकना जारी रखा, केवल बिना किसी अपवाद के उसी भाग्य को प्राप्त करने के लिए। लड़के जमीन पर फैले हुए थे, जबकि लड़कियां दिल खोलकर देख रही थीं। वह शब्दों से परे था। ताली ताली ताली। अचानक तालियां बज उठीं। वास्तव में मास्टर पेई के योग्य हक्सिया दर्रे को अकेले पकड़े हुए हजारों लोगों के लिए दुर्गम। मास्टर पेई। जियांगजोऊ में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे मास्टर पेई कहा जा सकता था। सबका उस आदमी को देखने का नजरिया बदल गया। अब उन्हें कोएनिग्सेग की कोई परवाह नहीं थी। कोई भी नर्क के राजा को भड़काना नहीं चाहता था। बाई जियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मास्टर पेई। लिन कियान का चेहरा अविश्वास से भर गया। यह अंडरवर्ल्ड का कुख्यात मास्टर पेई है। पूरा दक्षिण इसी का क्षेत्र है। अफवाहें हैं कि यह आदमी बिना पलक झपकाए हत्या करता है। इसे नर्क का जीवित राजा कहा जाता है। अगर नर्क का राजा तीसरे पहर में तुम्हारी मौत की मांग करता है तो तुम्हें 5वें पहर तक कौन रोके रखने की हिम्मत करेगा। मैंने सोचा था कि वह एक अधेड़ उम्र का चाचा होगा, लेकिन कौन जानता था कि वह इतना जवान और सुंदर होगा। ऐसे आदमी के साथ एक भावुक रोमांस करना कितना रोमांटिक होगा। बाई शियांग इस नाम से परिचित थी क्योंकि उसके पिता एक बार उसके हाथों मारे जाते जाते बचे थे। उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने चमकदार सफेद रोशनी में खड़े उस आदमी को देखा, लंबा, सुंदर, गर्मजोशी से भरा और शिष्ट। ऐसा इंसान नर्क के राजा से कैसे जुड़ा हो सकता है। उसे देखकर उसके मन में एक बात कौंध गई। गली में एक जैद आदमी, दुनिया में अद्वितीय। ये वास्तव में ऐसा चरम विरोधाभास था जिसने लोगों के दिलों को और भी अधिक अशांत और भयभीत बना दिया। उसे रिहा कर दो और मैं स्वयं हक्सिया पास तुम्हें सौंप दूंगा, पेई किंगहान ने कहा। उसकी धीमी आवाज हॉल के हर कोने में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी, कानों को ठंडक पहुंचाने वाली और दिल को थाम देने वाली। जिस आदमी को फांसी दी जा रही थी वह अचानक ऊपर की ओर उछला और छत पर गिर पड़ा। शोरगुल के बीच वह धीरे धीरे होश में आया। खांसते हुए उसकी कुछ उलझन भरी नजर नीचे एक आकृति पर टिक गई। फिर उसकी आंखें उभर आई। भाई हान, जल्दी जाओ, मेरी चिंता मत करो, बस जाओ। निंग जिहुआन ने भाई हान को मारने के लिए उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया था और धरती आसमान जितना घना जाल बिछाया था। भाई हान इतना चालाक इंसान था, वो कैसे उसके झांसे में आ सकता था। सब उसकी गलती थी। वो बहुत ज्यादा आवेग में था और निंग जिहुआन की घिनौनी साजिश में फंस गया। अगर भाई हान उसे बचाने की वजह से मुसीबत में पड़ गया तो उसे 100 बार भी मरना पड़े, फिर भी सारा दोष उसी का होगा। पेई किंगहान की निगाहें उस पर टिकी रहीं और दूर से भी वह उन आंखों में छिपी भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह अपना सिर झुकाने और बिना कुछ कहे अपने होठों को भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पेई किंगहान, मैं अपनी बड़ी बहन नहीं हूं जिसे तुम चंद बातों से बेवकूफ बना सको। अगर तुम उसे अपने साथ ले जाना चाहती हो तो ठीक है, जान के बदले जान। अपनी जान छोड़ दो, मैं उसे छोड़ दूंगा, एक दुबले पतले युवक ने अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आते हुए कहा। उसकी सुंदर भौहें और आज्ञाकारी मुस्कान पहली नजर में किसी आम लड़के जैसी लग रही थी। हालांकि उसकी आंखों की गहराई में घूमता घना कोहरा अंधेरे में सबसे मनमोहक खाई जैसा था। उसके पतले होंठ एक ठंडी और क्रूर मुस्कान में मुड़े हुए थे। तीसरे युवा मास्टर, नीचे से किसी ने पुकारा। निंग जिहुआन ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई और जहां से भीड़ गुजरी वहां लोगों के सिर झुक गए और वे उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पेई किंगहान के पैरों पर एक खंजर फेंका गया। युवक का मुंह शरारती चाप में मुड़ गया जो उस मासूम से दिखने वाले चेहरे से टकरा रहा था और एक भयावह साया बना रहा था। जान के बदले जान, यही सौदा है, यही जायज है, पेई किंगहान ने युवक की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की सी हंसी थी। सच में, युवा हमारे समय के नायक हैं। तीसरे युवा मास्टर में तुम्हारी बहन से भी ज्यादा साहस है। निंग परिवार में ऐसी शख्सियत के होते हुए ये कैसे कम हो सकता है। अध्याय 252। 110 कठोर वास्तविकता असंगत अंडरस्कोर 3। आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा समय कीमती है। क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं। युवक ने छत की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा। उसकी आवाज सुस्त और लापरवाह थी। रस्सी अचानक तेज गति से नीचे गिरी और इस बार जमीन से सिर्फ आधा सेंटीमीटर ऊपर रुक गई, जिससे देखने वालों के दिल लगभग उछल पड़े। ये भयानक था। निंग जिहुआन ने पलक तक नहीं झपकाए। उसके होठों पर अभी भी एक धूर्त भाव था। मास्टर पेई, इसके बारे में आपका क्या विचार है। क्या ये रोमांचकारी नहीं है। पेई किंगहान मुस्कुराया। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी, जिससे किसी भी प्रकार की कमी का आभास नहीं हो रहा था, जिससे अन्य लोग यह नहीं बता पा रहे थे कि वह खुश है या नाराज।
ये सचमुच क्रोधित करने वाला था। उसके पैर के अंगूठे के एक झटके से खंजर हवा में उछला और धीरे से पेई किंगहान के हाथ में आ गिरा। पेई किंगहान ने अपने हाथ में खंजर को देखा, उसकी उंगलियां उसकी धार पर घूम रही थीं। वास्तव में एक अच्छा खंजर, इतना तेज कि बाल काट सके और लोहे को ऐसे चीर सके जैसे वह मिट्टी हो। निंग जिहुआन की नज़र थोड़ी संकुचित हो गई और उसने चुपके से एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया। खंजर तो ठीक है, लेकिन यह उस व्यक्ति के हाथों में बेकार है जो इसका उपयोग करना नहीं जानता, पेई किंगहान ने हल्की आह भरते हुए कहा। निंग जिहुआन ने मौत के दरवाजे पर ठंडी हंसी हंसी और अभी भी केवल अपने होंठ फड़फड़ाने में सक्षम था। पेई किंगहान ने अचानक उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। तीसरे युवा मास्टर, क्या आप जानते हैं कि आपकी बड़ी बहन कभी क्यों नहीं जीत पाए? निंग जिहुआन उसे घूरता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। पेई किंगहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जो कोमल और मुलायम लग रही थी, क्योंकि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। निंग जिहुआन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। और आप स्मार्ट लगते हैं, लेकिन वास्तव में। निंग जिहुआन ने उसके पतले होंठों को खुलते देखा और उसी क्षण उसके दिमाग में 4 शब्द उभरे, बेहद बेवकूफ। उसने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने दिल की गहराइयों में छिपे द्वेष को दबा लिया। ध्यान भटकने के उस क्षण में पेई किंगहान ने अचानक तेज, सटीक और भयंकर गति से खंजर रस्सी की ओर फेंका। अगले ही पल गोलियों की आवाज सुनाई दी। पेई किंगहान पहले ही एक झटके में चीखती चिल्लाती और घबराई हुई भीड़ से बचकर निकल गया था। खंजर से रस्सी कट गई और यूशेंग जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही काले कपड़े पहने लोग उसकी ओर दौड़े, उसने जोर से झटका मारा और रस्सी टूट गई। उसने उड़ते हुए आ रहे लोगों में से एक को लात मारी, एक गिरी हुई छड़ी उठाई और उसे जोर से बाएं दाएं घुमाया, जिससे काले कपड़े पहने 2 आदमी वहीं गिर पड़े जहां वे बिना हिले खड़े थे। पूरा हॉल एक पल में अस्त व्यस्त हो गया। निंग जिहुआन अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसकी नजरें पेई किंगहान पर टिकी रहीं। उसकी निगाहों में अचानक एक ठंडी और तेज रोशनी चमक उठी। उसने अपनी कमर पर बंधी बंदूक निकाली और पेई किंगहान की ओर चलने लगा। भाई हान, युएशेंग ने निंग जिहुआन को पेई किंगहान की ओर आते देखा और तेजी से निंग जिहुआन की ओर दौड़ा। उसके हाथ में जो छड़ी थी वह जबरदस्त ताकत के साथ सीधे निंग जिहुआन के सिर पर निशाना साध रही थी। निंग जिहुआन ने पलटकर भी नहीं देखा। जैसे ही छड़ी उठाई गई, गोली की धमाका हुआ। गोली युएशेंग के छड़ी पकड़े हुए दाहिने हाथ में लगी और वह वहीं जम गया। अगले ही पल छड़ी जमीन पर गिर गई और युएशेंग लड़खड़ा गया, अपने घाव को पकड़े हुए मुश्किल से सीधा खड़ा हो पाया। निंग जिहुआन ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ मुस्कुराया। उसी क्षण पेई किंगहान, जो पहले तो स्थिर खड़ा था, अचानक गायब हो गया। निंग जिहुआन घबरा गया और अगले ही पल वह जल्दी से एक तरफ हट गया। हालांकि वह थोड़ा देर से पहुंचा था और उसके गाल पर भूसा जरूर लगा था, फिर भी वह अंततः एक घातक प्रहार से बच गया। उसने अपने सामने खड़े पेई किंगहान को ठंडी निगाहों से देखा और उसके घायल गाल को छुआ जहां से खून की धार बहने लगी थी। मैंने तुम्हें कम नहीं आंका, पेई किंगहान, ये सही था, लेकिन आज से 1 साल बाद वह दिन होगा जब तुम मर जाओगी, उसने कहा और पेई किंगहान की ओर अपनी मुट्ठी फेंकी। दोनों में तुरंत ही हाथापाई शुरू हो गई। मुंह और पैर टकराने लगे, धमाकों और खरोंचों की आवाजें आने लगी और उनकी बिजली जैसी तेज हरकतों ने देखने वालों को चकित कर दिया। परछाई में छिपा स्नाइपर साफ निशाना नहीं लगा पा रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी एक छाया चुपके से आई, चुपचाप निशानेबाज की गर्दन के चारों ओर लिपट गई और उसे बुरी तरह से कसने लगी। उस व्यक्ति ने नरक के राजा से मिलने से पहले कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की थी। दोनों लड़ाके तेजी से अलग हो गए। निंग जिहुआन ने अपने चेहरे पर लगे जख्म को छुआ, एक क्रूर नजर से मुंह बनाया और अपने सामने खड़े आदमी को घूरा, जो अभी भी बेदाग, साफ सुथरे और बेदाग कपड़े पहने हुए था, जिससे वह गुस्से से दांत पीसने लगा। युएशेंग अपने घाव को पकड़े हुए पेई किंगहान के पास लंगड़ाते हुए गया और निंग जिहुआन को बुरी नजर से घूरते हुए बोला, भाई हान, मुझे इस आदमी से निपटने दो। पेई किंगहान ने उसकी खून से लथपथ बांह पर नजर डाली, उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम्हें चोट लगी है, ये रुकने की जगह नहीं है, चलो चलें। जाने से पहले अपनी जान पीछे छोड़ जाओ। ये शब्द निकलते ही निंग जिहुआन फिर से झपटा। अपनी असाधारण श्रवण शक्ति के साथ निंग जिहुआन ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। उसका शरीर हवा में उछल गया और एक गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल गई। भाड़ में जाओ, निंग जिहुआन ने दूसरी मंजिल की ओर बुरी नजर से देखा। इसी समय पेई किंगहान युशेंग को खींचते हुए तेजी से बाहर निकलने की ओर बढ़ा। निंग जिहुआन जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करता, उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता। हालांकि यह शूटर कोई सच्चा स्नाइपर नहीं था और कोई वास्तविक खतरा भी नहीं था, फिर भी यह उसकी गतिविधियों में बाधा डालने के लिए पर्याप्त था। पब फ्यूचर एड्स, अध्याय 253, 110 कठोर वास्तविकता असंगत स्थिति _4। निंग जिहुआन ने देखा कि दोनों बार से बाहर निकलने ही वाले थे कि उसने अचानक जोर से सीटी बजाई और काले कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह प्रवेश द्वार से बाहर आ गया, जिससे दोनों पुरुषों का बाहर निकलना अवरुद्ध हो गया। पेई किंगहान ने अपना कोट उतार दिया, अपने अंगों को लचीला बनाया और अपना सिर घुमाकर युएशेंग की ओर देखा। क्या तुम अभी भी टिके रह सकते हो? युएशेंग ने ठंडे स्वर में मुठ्ठियां चटकाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमेशा की तरह तुम बाईं ओर जाओ और मैं दाईं ओर जाऊंगा। काले कपड़े पहने लोगों से घिरे दोनों व्यक्ति फिर भी किसी नुकसान में नहीं थे तथा एक के बाद एक को जमीन पर गिराते गए, जिससे वहां मौजूद दर्शक तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करना चाहते थे। निंग जिहुआन की आंखें उदास थीं और उसकी बंदूक पेई किंगहान पर निशाना साधे हुए थी। उस समय पेई किंगहान को 3 लोगों ने घेर लिया था और वह छुपे हुए शॉट के लिए एक पल भी नहीं निकाल सका। उसी समय काले कपड़े पहने पुरुषों का एक और समूह बाहर से दौड़ा। बाई जियांग दरवाजे के पीछे छिप गई। उसने काले कपड़े पहने पुरुषों को प्रवेश करते और पेई किंगहान पर बंदूक तानते हुए देखा। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। युएशेंग ने काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को मुक्का मारा और पेई किंगहान पर निशाना साधी गई बंदूक की एक झलक देखी, मन ही मन स्थिति को कोसते हुए और पेई किंगहान की ओर दौड़ा। निंग जिहुआन के पतले होंठ थोड़े मुड़ गए जैसे ही उसकी उंगली ने धीरे से ट्रिगर खींचा।
पेई किंगहान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी छाती को बचाने के लिए काले कपड़े पहने लोगों में से एक को पकड़ लिया। उसकी खुली पीठ पर एक वार हुआ, लेकिन ये गोली लगने से बेहतर था। अचानक एक कमजोर व्यक्ति बगल से निकला और उसे ढाल बनाकर उसके लिए गोली खा ली। पेई किंगहान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर एक टीम ने घेरा तोड़कर पेई किंगहान और युएशिंग की रक्षा के लिए हमला बोल दिया, क्योंकि वे बाहर की ओर पीछे हट रहे थे। वह आकृति लड़खड़ाती हुई पेई किंगहान की ओर गिर पड़ी, जिसने उसे सहज ही पकड़ लिया। उसका कंधा खून से लथपथ था, चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसकी उंगलियां उसकी कमीज के सामने वाले हिस्से को कसकर पकड़े हुए थीं, मानो बेहोश होने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। युएशिंग ने मन ही मन कोसा, ये लड़की कहाँ से आई है? वो सचमुच जानती है कि गोली कैसे रोकनी है। धिक्कार है। पेई किंगहान ने उस व्यक्ति को लिटा दिया। उसकी आंखें लड़की के पीले चेहरे पर ठंडी निगाहों से घूम रही थीं। उसके शांत चेहरे पर भारी मेकअप के बावजूद परिष्कृत सौंदर्य की झलक दिख रही थी, और उसके दिमाग में बसी हुई थीं उसकी वे स्पष्ट आंखें जो किसी तरह परिचित लग रही थीं। काले कपड़ों वाले आदमियों ने दोनों आदमियों की रक्षा की और वे तेजी से बाहर निकल गए। मुड़ते ही पेई किंगहान ने धीरे से आदेश दिया, उस लड़की को हमारे साथ ले चलो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाई शियांग शियांग ने अपनी आंखें खोली और उसके कंधे में चुभने वाले दर्द ने उसे अवचेतन रूप से भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। कमरे का निरीक्षण करते हुए उसकी सुंदरता और शांति ने उसे उस आदमी की आकृति की याद दिला दी। उसी समय कमरे का दरवाजा बाहर से खुला और एक 20 साल की महिला अंदर आई। लड़की को जागते हुए देखकर वह मुस्कुराई और बोली, मिस आप जाग गई हैं। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। कंधे में बस एक गोली लगी थी, कोई गंभीर बात नहीं। कुछ देर आराम करने से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी और वह चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह मूर्खतापूर्ण तरीके से गोली को रोकने के लिए नहीं दौड़ी होगी। उसने गोली का समय और कोण ऐसा रखा था कि यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई है, फिर भी यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने सामने खड़ी औरत को देखकर बाई शियांग शियांग ने अपने होंठ भींच लिए और मुस्कुरा दी। वह नाजुक और खूबसूरत लग रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर एक पीलापन सा था जो सहानुभूति जगा रहा था। बहन आहलिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह कहाँ है? महिला विनम्रता से मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। यह मास्टर पेई का घर है। मास्टर पेई ने आदेश दिया है कि आप यहाँ आराम से रहें। मेरा नाम आहलिंग है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं, मिस। बाई शियांग शियांग का हाथ कवर के नीचे उत्तेजना से मुट्ठी में बंद हो गया, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखने दिया। उसने सही जुआ खेला था। पेई किंगहान कितना ज़बरदस्त था, ये जियांगजोऊ में हर कोई जानता था, यहाँ तक कि उसके पिता भी उससे लगभग हार ही गए थे। राजनीतिक और व्यावसायिक दोनों ही हल्के उसके प्रति बेहद सतर्क रहते थे, फिर भी वह रहस्यमय बना रहा, इस हद तक कि बाहरी लोगों को उसकी सही उम्र भी नहीं पता थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना जवान और खूबसूरत होगा। अगर वह उससे जुड़ पाती तो बाई परिवार बच सकता था, और वह भी। उसके खूबसूरत चेहरे और उसके अदम्य कौशल के बारे में सोचकर उसके अंदर एक लड़कियों जैसी शर्मिंदगी पैदा हो गई। मास्टर पेई के आतिथ्य के लिए धन्यवाद सिस्टर आहलिंग, लेकिन मैं पूरी रात घर नहीं आ पाए, मेरा परिवार जरूर चिंतित होगा, उसने कहा। आहलिंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। चिंता मत करो मिस, मास्टर पेई ने आपके परिवार को स्थिति की सूचना देने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। मिस, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक यहाँ आराम से रहें, और कोई आपको घर ले जाएगा। बाई शियांग शियांग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उससे इतनी परवाह की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि गोली खाना बेकार नहीं गया। वह उत्सुक थी कि पेई किंगहान कहाँ है, लेकिन वह खुद को रोके रही, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय वह जरा भी गलती नहीं दिखा सकती। ये लोग चालाक थे और उनके लिए उसकी असलियत जानना आसान था, जिससे उसकी योजनाएं बर्बाद हो सकती थीं। तो फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बहन लिंग। आहलिंग मुस्कुराई, यह मेरा फर्ज है। आपको भूख लगी होगी मैडम, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। अध्याय 254 110 कठोर वास्तविकता असंगत स्थिति _5। आहलिंग कमरे से बाहर निकला और सीधे अध्ययन कक्ष की ओर चला गया तथा दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अंदर आएं। दरवाजा खोलकर आहलिंग बिना इधर उधर देखे अंदर चला गया और आदर से सिर झुकाकर बोला, युवती जाग गई है। चोट कैसी है? कोई गंभीर बात नहीं है, डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। आहलिंग समझ नहीं पा रही थी कि मास्टर पेई क्या सोच रहे थे। वह 7-8 साल से उनके साथ थी। उनके जैसे आदमी के आसपास औरतें तो होंगी ही, लेकिन मास्टर पेई एक अपवाद थे। उनकी निजी जिंदगी बेहद साफ सुथरी थी, कोई स्थायी गर्लफ्रेंड नहीं थी, और वे कभी किसी औरत को घर नहीं लाए थे। उन्हें तो ये भी शक था कि शायद उनकी तरफ से कोई समस्या होगी। अन्यथा एक युवा और सशक्त व्यक्ति एक तपस्वी साधु के समान जीवन क्यों जिएगा? लेकिन इस लड़की को मास्टर पेई खुद वापस लाए थे। उन्होंने उसके जख्मों का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर का इंतजाम भी किया था और उसे लड़की के खानपान और रोजमर्रा की जिंदगी का ध्यान रखने का निर्देश दिया था। इस महिला और मास्टर पेई के बीच आखिर रिश्ता क्या था? उसने चुपके से युएशिंग से पूछा, जो युवती के प्रति काफी तिरस्कारपूर्ण लग रहा था और ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं था। यह जियाओ बाई ही थी जिसने कुछ संकेत दिया। मास्टर पेई की जीवन रक्षक, एक महिला जो मास्टर पेई की दूसरी नजर पा सकती है। टीएस काफी दिलचस्प। मम, उसका अच्छे से ख्याल रखना। वह एक शब्द भी कहने से हिचकिचा रहा था। आहलिंग ने हाँ में जवाब दिया, फिर अपना सिर नीचे झुकाए हुए जल्दी से चली गई। पेई किंगहान अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपनी भौहों को रगड़ा, और जैसी की उम्मीद थी उसके दिमाग में एक चेहरे की धुंधली सी तस्वीर घूम गई। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कैसी दिखती थी। उसे केवल वे चमकदार और लचीली आंखें याद थीं और दूर दूर तक उड़ती हुई रंगीन तितली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
निंग जिहुआन ने एक स्टूल को लात मारकर गिरा दिया। उसके अधीनस्थ उसके बगल में खड़े थे, काम रहे थे और गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तीसरे युवा मास्टर, मास्टर निंग का फोन है। फौजी ने सेलफोन सौंप दिया। जिहुआन, मैंने जो हुआ उसके बारे में सुना है। ज्यादा दबाव मत महसूस करो। पेई किंग हान से निपटना आसान नहीं है। तुम जवान हो और तुम्हारे पास बहुत सारे मौके हैं, मास्टर निंग ने कहा। निंग जिहुआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका चेहरा कठोर और भयावह था, लेकिन उसके द्वारा बोले गए शब्द अप्रत्याशित रूप से कोमल और आज्ञाकारी थे। एक ऐसा विपरीत जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। मैं समझ गया, बड़ी बहन। मैं जानती हूं कि तुम एक होशियार लड़के हो, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा, उसने कहा। निंग जिहुआन ने बहुत धैर्य दिखाया। विषय बदलते हुए निंग जिजिन ने कहा, तुम्हारे चाचा कल विदेश से लौट रहे हैं। मेरे पास बहुत काम है और मैं जा नहीं सकता, इसलिए तुम उन्हें मेरे लिए ले आओ। तुम्हारे चाचा 10 साल से विदेश में हैं और इस बार वे वापस आ रहे हैं। तुम्हें उनका ठीक से स्वागत करना होगा, समझे? चाचा, निंग जिहुआन को वह याद था जिसकी पृष्ठभूमि भी उसके जैसी ही थी। उसने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस सुबह नाश्ते की मेज पर यूनिया ने कुछ घोषणा की। भाई यान, मैं पिछले कुछ दिनों में आपकी देखभाल के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन आज मुझे घर जाना होगा। यानके ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। बहन यूनिया, क्या आपको हमारे साथ रहना असहज लगता है? यूनिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगर मैं हमेशा के लिए यहाँ रह सकती तो ये बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरे पास अपना घर है और मेरे लिए करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यानके ने पलकें झपकाईं। उदास चेहरे से यानसोंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा साथ रहना चाहना आसान है, बस परिवार में शादी कर लो, है ना? उसका चेहरा आत्मकल्पित चतुराई से चमक रहा था। यूनिया कुछ देर के लिए अचंभित रह गई, फिर जोर से हंस पड़ी। यानसोंग ने बिना कुछ कहे अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, कुर्सी के पीछे से अपना बैग उठाया और चला गया। यूनिया ने अपने होंठ भींच लिए और जल्दी से उसके पीछे चली गई। अपनी आंखों में शरारती भाव लिए यान के नाटक का आनंद ले रहा था। सामने के दरवाजे पर यूनिया ने अपने कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। भाई यान, क्या तुम मुझसे नाराज हो? यानसोंग ने उसकी ओर देखा और हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, तुम अपने घर वापस जा रही हो, मैं क्यों नाराज होऊंगा? आप कब छोड़ रहे हैं? यूनिया ने हिचकिचाते हुए कहा, आज सुबह। यानसोंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर अचानक पीछे मुड़ गया। यूनिया ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। भाई यान, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? यानसोंग ने उसकी गति धीमी कर दी। मैंने तुम्हें घर छोड़ने के लिए आधे दिन की छुट्टी ली है। यूनिया कहना चाहती थी कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में, यदि तुमने मना करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी, के भाव को देखते ही उसने चुप्पी साध ली। यूनिया के पास ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ एक टोट बैग था और यानसोंग ने उसे ले जाने के लिए यान फैमिली कार की व्यवस्था की। यात्रा शांत थी। जैसे ही वे जी फैमिली मैनर के पास पहुंचे, यानसोंग की गहरी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। अगर कोई तुम्हें धमकाता है तो उसे जमकर धमकाओ, और अगर सब कुछ विफल हो गया तो मैं वहां रहूंगा। यूनिया मुस्कुराया, मैं इसे याद रखूंगा, भाई यान। यानसोंग ने उसकी तरफ देखा और उसके घुंघराले बालों को सहलाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके बाल, जो पहले चिकने थे, अब उसके स्पर्श से बिखर गए थे। यूनिया ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, भाई यान, तुम क्या कर रहे हो? अध्याय 255, 110 कठोर वास्तविकता असंगत स्थिति _6। यानसोंग ने मुश्किल से ही मुस्कुराते हुए कहा, जी यूनिया, मुझे समय पर दिन में 3 बार फोन करना और शनिवार और रविवार को मेरे घर आना। तुम्हें मुझे अंग्रेजी भी पढ़ानी है और तुम काम बीच में नहीं छोड़ सकती। यूनिया ने एक चमकदार मुस्कान प्रकट की, जो कार की खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी से भी अधिक चमकदार थी। यानसोंग की निगाहें गहरी हो गईं और फिर उसने अपने होठों को एक मुस्कान में बदल दिया। वे जी फैमिली मैनर पहुंचे और दोनों कार से बाहर निकले। दरबान ने देखा कि युवती वापस आ गई है तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला। यानसोंग ने यूनिया का हाथ पकड़ा और अंदर चला गया। यूनिया सचमुच उसका हाथ खींचना चाहती थी, लेकिन उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। वह खुद को फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। भाई यान, क्या तुम हमारे तय किए गए नियम भूल गए हो? यानसोंग ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी नजर थी जिसने यूनिया की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। उसकी उंगलियां यूनिया की हथेली में फंस गईं, जिससे उसे हल्की गुदगुदी हुई और अगले ही पल यानसोंग ने उसका हाथ छोड़ दिया। लंबी टांगों के साथ वह दृढ़ता से आगे बढ़ा। ये केवल 3 साल है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। यूनिया मुस्कुराई और जल्दी से उसके पास आ गई। मैडम, युवा मास्टर यान और युवा मिस आ गए हैं, बटलर अंकल फैंग ने अंदर आते हुए धीरे से कहा। युनशु की निगाहें ठंडी हो गईं, लेकिन फिर वह संयमित भाव से मुस्कुराई। कृपया उन्हें जल्दी से अंदर बुलाए। यानसोंग लिविंग रूम में दाखिल हुआ। उसकी नज़र सोफे पर बैठी एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। वह 50-60 साल की थी, फिर भी 30 की लग रही थी। उसके चेहरे पर उम्र का जरा भी निशान नहीं था। मन ही मन यानसोंग ने उसे बूढ़ी डायन कहकर कोसा, लेकिन भौहें चढ़ाते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लेडी यून, मैं अपनी माँ की ओर से सिस्टर यूनिया को घर ला रहा हूँ। आप उनका स्वागत करने में असफल नहीं होंगी, है ना? बहन यूनिया। यूनिया को ठंड का एहसास हुआ जब उसने उसे इतनी कोमलता से यह कहते सुना। युनशु ने तुरंत एक गर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया, सबसे बड़े युवा मास्टर यान एक दुर्लभ अतिथि हैं, हम आपका स्वागत कैसे नहीं कर सकते। अंकल फैंग, चाय परोसें। यानसोंग की लंबी टांगें उसे सीधे सोफे पर ले गईं, जहां वह अपने पैर को मोड़कर बैठा था और पूरी तरह से घर का मालिक लग रहा था। युनशु की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और तभी उसकी नज़र से टकराई, गहरी और गहरी, जिसने युनशु को भी चौंका दिया, जो तूफानों का आदी था। लेडी यून, मेरी माँ सिस्टर यूनिया से बहुत प्यार करती हैं। उन्हें बस कुछ दिनों के लिए कैपिटल सिटी वापस जाना था, वरना सिस्टर यूनिया को घर लाने की मेरी बारी ही ना आती। युवक के पतले होंठ हल्के से खुले, एक सहज स्वर में, फिर भी बेवजह दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
हम पहले चाहते थे कि सिस्टर यूनिया कुछ और दिन हमारे साथ रहें, लेकिन वह अपने परिवार को लेकर चिंतित थीं। सच कहूँ तो सिस्टर यूनिया की हालत बहुत दयनीय है, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। मेरी माँ की कोई बेटी नहीं है, इसलिए उन दोनों में तुरंत घुल मिल गई और वे स्वाभाविक माँ बेटी से भी ज्यादा करीब हैं, जिससे मुझे और मेरे भाई को थोड़ी जलन हुई। यह एक चेतावनी थी। यान परिवार यूनिया की कद्र करता था। अगर वे समझदार होते तो उन्हें पता होता कि क्या करना है। यान परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए यून परिवार को जरूर पता होगा। अब जब संदेश पहुंच चुका है, अगर उन्हें अभी भी संकेत नहीं मिला तो यान सोंग मन ही मन उपहास करने लगा, क्योंकि वह उन्हें खुद नर्क भेज देगा। युनशु की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई, फिर उसके चेहरे पर लौट आए और उसने गर्मजोशी से कहा, लेडी यान बहुत दयालु हैं और उन्होंने हमारी यूनिया का बहुत ख्याल रखा है। मुझे अभी तक अपना आभार व्यक्त करने का मौका नहीं मिला है। एक बार लेडी यान कैपिटल सिटी से लौट जाएं तो मैं जरूर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाऊंगी। यान सोंग के होंठ मुड़ गए। कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ मेहमानों का मनोरंजन करने की ज्यादा शौकीन नहीं है। अगर लेडी यून सचमुच आभारी महसूस करती हैं तो बस सिस्टर यूनिया का बेहतर ख्याल रखें। युनशु ने मन ही मन उस तीखे जुबान वाले युवक को कोसा, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरा बनाए रखा। बेशक यूनिया मेरी प्यारी पोती है। यूनिया की आंखों में व्यंग्य की झलक दिखाई दी। स्पष्ट झूठ बोलने का कौशल वास्तव में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। अंकल फैंग चाय लेकर आए और यान सोंग ने एक घूंट लिया। वसंत की बारिश से पहले की ड्रैगनवेल चाय बुरी नहीं है। उसने 3 कप पी लिए और जाने का इशारा तक नहीं किया। यूनिया ने चुपके से यान सोंग को घूरा, जबकि उसने उसे आंख मारी। उनकी नजरों का आदान प्रदान देखकर युनशु की भौहें और भी कस गईं। उसने मन ही मन सोचा, तो उसने सबसे बड़े युवा मास्टर यान को बहका लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यान परिवार उसे इतना महत्व देता है। उसने मन ही मन उपहास किया, बिल्कुल अपनी चंचल माँ की तरह, जो इतनी कम उम्र में ही इश्कबाजी की बू से भर गई थी। ये शिष्टाचार के नाते यान सोंग को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने का एक अनुस्मारक था, एक सौम्य संकेत था कि अब उनके जाने का समय हो गया है। यान सोंग ने सहजता से सिर हिलाया। जरूर, मैंने बहुत पहले सिस्टर यूनिया को ये कहते सुना था कि यून परिवार का रसोया एक पूर्व शाही रसोया है और उसके पास बेहतरीन कौशल हैं। आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उसके बनाए हुए भोजन का स्वाद चखने का मौका मिला। युनशु के पास मान जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह किसी मेहमान को बाहर नहीं निकाल सकती थी, खासकर तब जब वह युवक, जिसे उसने शुरू में दामाद के तौर पर चुना था, अब जी यूनिया के साथ घुल मिल गया था। उसके बारे में उसकी धारणा एकदम गिर गई। उसके पास मेजबान की भूमिका निभाने और ऊपर जाने का धैर्य नहीं बचा था। यान सोंग के होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। तुम्हारी दादी बिल्कुल राक्षसी हैं। अध्याय 256 110 कठोर वास्तविकता असंगत स्थिति _7। यूनिया उसके पास बैठ गई और तब तक चाय डालती रही जब तक उसका कप भर नहीं गया। चाय की धुंध ने उसकी सौम्य सुंदरता को और भी अधिक अलौकिक बना दिया। ओह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब तो वह 60 साल की हो गई होगी। यान सोंग ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए पूछा। यूनिया ने एक क्षण के लिए सोचा। इस वर्ष उसकी उम्र 57 वर्ष होनी चाहिए। यान सोंग ने भौहें चढ़ाईं। 57 साल की, फिर भी जवान बीवी लगती है। बताओ, क्या ये कोई राक्षसी नहीं है? इतना कहकर और कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में एक दुष्टता चमक उठी। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में एक दुष्ट जादू होता था। यिन की पूर्ति के लिए यान का संचयन, औरत की सुंदरता को शाश्वत बनाए रखने के लिए पुरुषों के सार को अवशोषित करना। मुझे लगता है तुम्हारी दादी इस तरकीब को अच्छी तरह जानती होंगी। यूनिया युनशु को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, जो अपने अंदर बेहद जुनूनी थी, खासकर जब बात प्यार की आती थी। जिहुआक्सी के अलावा उसकी नज़र में कोई अन्य पुरुष मौजूद नहीं था और निश्चित रूप से कोई भी उसके शरीर के लायक नहीं था। अगर कोई नियमित दिनचर्या और अच्छी जीवन शैली बनाए रखे, समय समय पर सौंदर्य उपचार करवाए, तो बुढ़ापा टल सकता है। मनोरंजन जगत में मेंग लियान नाम की एक महिला स्टार हैं, जो इस साल 65 साल की हो गई हैं, फिर भी बिल्कुल 30 साल की जवान पत्नी जैसी दिखती हैं। और जिस जादू टोने की आप बात कर रहे हैं, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यान सोंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, ऐसा दिखाओ कि मैंने कुछ नहीं कहा। यूनिया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। सच में वह युनशु से कुछ हद तक विस्मित थी। हालांकि उसका प्रेम जुनूनी और पागलपन भरा था, लेकिन आज के बेचैन समाज में ऐसी विकृत भक्ति दुर्लभ हो गई थी। और तो और, अपनी इस हालत में उसे भला कौन सा मर्द नहीं मिल सकता था। फिर भी उसने ऐसा न करने का फैसला किया था, बल्कि जिद करके अपनी पवित्रता बनाए रखी थी। वह इसे किसके लिए बचा रही थी? यूनिया के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वह अपने हाथों से उस चीज को नष्ट करने पर तुली हुई थी जो उसके लिए सबसे कीमती थी। भाई यान, क्या तुम्हें अभी भी स्कूल नहीं जाना है? मुझे लगा था कि तुम दोपहर के भोजन के लिए नहीं रुकोगे। यूनिया ने उसे चाय का कप देते हुए कहा। यान सोंग ने एक घूंट लिया और उसकी ओर मुस्कुराया। क्या मेरा कुछ देर और रुकना तुम्हें परेशान कर रहा है? यूनिया ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए उत्तर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? यान सोंग ने उसके बालों को सहलाते हुए हंसते हुए कहा, तुम कपटी लड़की हो, मुझे पता है कि तुम मेरे जाने का इंतजार नहीं कर सकती। यूनिया ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं भाईयान, मुझे इस तरह कैसे गलत समझ सकते हैं? यान सोंग ने भौहें चढ़ाईं। मुझे आपके परिवार के राक्षसों और राक्षसों से व्यक्तिगत रूप से निपटना है, अन्यथा मैं आपको यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? यूनिया ने अपनी निगाहें थोड़ी नीची कर लीं और खुद को उसकी बाहों में फेंकने की इच्छा को दबाते हुए कहा, भाई यान, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। यूनिया, तुम आखिरकार वापस आ गई। ऊपर से एक कोमल आवाज आई, जो इतनी परिचित थी कि यूनिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना सिर घुमाकर देखा कि कंग जिनिक्सियन एक शुद्ध सफेद पोशाक में सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका वजन कम हो गया था, रंग गोरा हो गया था, फिर भी उसकी आंखें अर्धचंद्राकार, मधुर और आज्ञाकारी थीं। वे चमकीली आंखें यूनिया पर टिकी थीं, जिनमें जरा भी चोट का निशान नहीं था। वह पहले से अधिक शांत और चतुर हो गई थी।
एक बार जल जाने पर इंसान सचमुच समझदार हो जाता है। यूनिया व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा, क्योंकि आखिर कौन ये खेल नहीं खेल सकता। आंटी आशियान, जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये दिन आपके लिए बहुत कठिन रहे होंगे, लेकिन चिंता न करें, यून परिवार को धमकाना आसान नहीं है और हम आंटी को कोई शिकायत नहीं होने देंगे, यूनिया ने चिंता से कहा। काम जिनिक्सियन की मुस्कान अपरिवर्तित रही। मैं हेयन से सगाई करने की योजना बना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारी शादी के दिन आओगी और हमारी खुशी में शराब पियोगी। यूनिया की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। ये काम जिनशियन वाकई चालाक हो गई थी। हेयान से शादी करना एक रास्ता था, हालांकि उसमें चरित्र की कुछ कमी थी। हेयान इकलौता बेटा था और हे परिवार धनी था। शादी करके वह परिवार के मुखिया की पत्नी बन जाती, जो उस समय जिनशियन के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। बेशक लोगों के लिए ये समझना आसान नहीं है और वे अपने दुख में डूबे रहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से काम जिनिक्सियन ने इसे समझ लिया था, इसलिए वह इन शब्दों को एक चमकदार मुस्कान के साथ कह सकी। यूनिया ने सोचा, उसका दिल खून से लथपथ होगा, वह अपने ही चेहरे पर पंजा मारने के लिए इतनी उत्सुक होगी, इसी कारण से उसकी मुस्कान और भी उज्ज्वल थी। सच में तो मुझे आंटी को बधाई देनी चाहिए। मुझे लगा था कि आप पर हेयन का दबाव है, लेकिन अब पता चला कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो इससे बेहतर नहीं हो सकता। व्यंग्य, नग्न व्यंग्य। अपने सामने चमकती मुस्कान देखकर काम जिनशियान को उस चेहरे को बिगाड़ने की तीव्र इच्छा हुई। अगर वह न होती तो जिनशियान की यह हालत कैसे होती। वह और यूनशिन पूरी तरह टूट चुके थे और अब उसके पास बदसूरत बदमाश हेयान से शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जी यूनिया, मैं तुम्हारा शत्रु बनूंगा। उसके भीतर की उथल पुथल के बावजूद उसके चेहरे पर अभी भी एक अपरिवर्तित मुस्कान थी। यूनिया ने उसके चेहरे की हल्की कठोरता देखी और उसके दिल में उपहास हुआ। उसकी अभिनय क्षमताएं लगातार निखरती जा रही थीं। अफसोस, नफरत जब चरम पर पहुंच जाती थी तब भी अनजाने में ही उसका पर्दाफाश कर देती थी। अध्याय 257, 110 क्रूर वास्तविकता, सुलह न होने वाले मतभेद _8। काम जिनशियान ने सोफे पर बैठे किशोर, सबसे बड़े यंग मास्टर यान की ओर देखा, जो स्कूल की सभी लड़कियों का दिल धड़का रहा था। अगर उसका दिल पहले से ही किसी और पर ना आ गया होता तो शायद वह खुद भी ऐसे ही किसी युवक की ओर आकर्षित हो जाती। फिर भी ये वह उज्ज्वल और चमकदार युवक था जो जी यूनिया के प्यार में पड़ गया था। क्यों? नाराजगी से अपनी मुट्ठी कसकर पकड़े हुए उसने सोचा कि जी यूनिया में ऐसा क्या अच्छा था कि एक के बाद एक सब उसका साथ देते थे। ये सोचकर उसने अपनी आंखों में छिपे गुस्से को छिपाने के लिए नजरें नीची कर ली और धीरे से पुकारा, मास्टर यान। यान सोंग ने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली, केवल उदासीनता से हम कहकर जवाब दिया, जिससे अत्यधिक उदासीनता प्रदर्शित हुई। काम जिनिक्सियन ने निराशा में चुपके से अपने होंठ काट लिए। दोपहर के भोजन के लिए खाने की मेज पर युनशु, जो मेज के शीर्ष पर बैठा था, मुस्कुराया और बोला, भोजन साधारण है, मुझे आशा है कि मास्टर यान इसका तिरस्कार नहीं करेंगे। स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज और उसने इसे विनम्र कहा। यान सोंग ने बहुत देर तक अपनी चॉपस्टिक नहीं उठाई, जब तक कि यूनिया ने बगल में खड़ी अधेड़ उम्र की महिला की ओर मुड़कर कहा, आंटी ली, कृपया बर्तनों का एक नया सेट ले आइए। उन्हें लाने से पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वे पूरी तरह से कीटाणुरहित हो गए हैं। वह वास्तव में पहले से निर्देश देना भूल गई थी। यान सोंग मुस्कुराया और बोला, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने अपनी चॉपस्टिक उठा ली। यूनिया ने भौहें चढ़ाईं, ऐसा लग रहा था कि भाई यान पहले से ही अपनी समस्याओं पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। काम जिनिक्सियन उनके अंतरंग व्यवहार को देखकर अपनी आंखें नीची करने से खुद को नहीं रोक सकी, ताकि वहां चमकती ईर्ष्या को छुपा सके। सभी अच्छी चीजें जी यूनिया को क्यों मिली? सुंदर रूप, महान स्थिति, यान परिवार का संरक्षण और यान सोंग जैसे उत्कृष्ट युवक का स्नेह। युनशु ने उसकी तरफ देखा और काम जिनशियान के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी सांसें स्थिर की और खुद को शांत किया। यान सोंग ने चॉपस्टिक्स रखने से पहले बस कुछ ही निवाले खाए थे। यूनिया ने भौहें चढ़ाकर पूछा, भाई यान, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया? यान सोंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। शाही बावर्ची का कौशल कुछ असाधारण नहीं है। उसकी नखरेबाजी को जानते हुए यूनिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, क्या तुम मुझे कुछ सम्मान दोगे? ये कहते हुए उसने उसके कटोरे में एक झींगा रख दिया। यूनिया फिर से अपने रोगाणु भय को भूल गई और झींगा को बाहर निकालने ही वाली थी कि यान सोंग ने उससे पहले ही उसे उठा लिया और अपने मुंह में डाल लिया। अपना सिर घुमाकर उसने यूनिया की ओर भौहें उठाईं। ये बुरा नहीं है। यूनिया ने अपने होंठ भींच लिए और हल्के से मुस्कुराई, जब तक भाई यान को ये पसंद है। उनकी अनजान अंतरंगता को देखकर युनशु ने ठंडी हंसी में अपने होंठ मोड़ लिए। उसने युनशेन से यान परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जाना था और यान सोंग सचमुच यान परिवार में इस पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट बच्चा था। कहा जाता था कि यान परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थीं और ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाली पत्नी की आवश्यकता होगी। फिर भी सामाजिक स्थिति के मामले में यान परिवार और यून परिवार के बीच काफी बेमेल था। क्या फर्क पड़ता था कि लेडी यान उसे पसंद करती थी या नहीं, या फिर वो शीर्ष सोशलाइट का खिताब रखती थी या नहीं? ये भ्रम थे जो आसानी से टूट जाते थे और ये सोचना कि इन पर भरोसा करके वो यान परिवार के दरवाजे में दाखिल हो सकती है, बस हास्यास्पद था। इतनी युवा और भोली, वास्तविकता की कठोरता को न समझने वाली उसके और यान सोंग के बीच न केवल सामाजिक स्थिति में एक दुर्गम अंतर था, बल्कि एक प्रमुख पारिवारिक राजवंश के सख्त नियम भी थे। यदि यान परिवार को प्रतिष्ठित माना जाता था तो यून परिवार को केवल आराम से रखा गया था। उसके दिल में अचानक विजय की भावना उमड़ पड़ी। वह वास्तव में एक दिन जी यूनिया की शर्मिंदा स्थिति देखना चाहती थी। यूनिया युनशु के विचारों से अनजान थी, लेकिन उसके मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक भाव देखकर अंदाजा लगा रही थी कि वह जरूर उसके खिलाफ कोई साजिश रच रही है। इस घटना से सबक लेते हुए वह युनशु को कुछ ही शब्दों से अपना आपा खोने के लिए उकसाने नहीं देगी। अब वह बस उस उपहार का आनंद लेगी जो उसने उसके लिए तैयार किया था। दोपहर के खाने के बाद यान सोंग चला गया।
यूनिया उसे सामने के दरवाजे तक छोड़ने गई, जहां यान सोंग ने उसके बालों को सहलाया और बार बार ध्यान रखने का वादा करके चली गई। जब तक उसकी कार पांशान रोड पर गायब नहीं हो गई, तब तक यूनिया की आंखों में कोमलता धीरे धीरे कम नहीं हुई और उसकी जगह एक गहरी और अथाह ठंडक ने ले ली। उसने लापरवाही से अपने लंबे बालों को झटक दिया और घूम गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिस, मुझे आपकी बहुत याद आई। जैसे ही यूनिया ने लिविंग रूम में कदम रखा, एक दुबली पतली आकृति उत्साह से दौड़ती हुई आई। यूनिया ने अपने सामने चोटी वाली लड़की की ओर भौहें उठाईं। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हल्के से हंसी। क्या ऐसा है? कोई कोई, मुझे भी तुम्हारी याद आई। सचमुच मिस, आपको सचमुच मेरी याद आई। मुझे लगा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगी, कोई कोई ने गंभीरता से कहा। यूनिया ने अपने होंठ मोड़े और ऊपर की ओर चलने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं तो और कहाँ जा सकता हूँ? कोई कोई ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल मिस। यूनिया मुस्कुराई, उसकी आंखों में क्षणिक उपहास था। पब फ्यूचर एड्स। अध्याय 258, 111। दिमाग लगाना, मरते हुए को बचाना और घायलों को ठीक करना। शाम को कांग जिन से अकेले घर लौट आए, क्योंकि युनशेन ने कहा था कि उनके कुछ सामाजिक कार्य थे और संभवतः वे आज रात वापस नहीं आ पाएंगे। कांग जिन से विचारों से भारी होकर बैठक कक्ष में दाखिल हुआ। सेक्रेटरी बड़ी चालाक थी और बाहर सामाजिक कार्यक्रमों में अगर युनशेन नशे में हो गई तो क्या होगा? कुछ भी स्वाभाविक रूप से हो सकता है। आजकल सेक्रेटरी एक रखेल के समान होती है। वह एक बार युनशेन से मिलने उसकी कंपनी गई थी, जहां सेक्रेटरी बिल्कुल एक लोमड़ी जैसी थी और बेबाकी से शेखी बघार रही थी। ये बात दिन की तरह साफ थी कि वह क्या चाहती है, और जितना ज्यादा कांग जिन से इसके बारे में सोचता, उतनी ही बेचैनी से भर जाती। काश उसके पंखों गाते और वह उड़कर युनशेन के पास पहुंच जाती। आंटी जियांग, आप वापस आ गईं। फिल्मांकन बहुत थका देने वाला रहा होगा। तभी अचानक एक मधुर महिला की आवाज गूंजी। कांग जिनसे ने देखा कि हंस पीले रंग की पोशाक पहने एक युवा लड़की सोफे पर बैठी है। उसकी त्वचा गोरी, उसके चेहरे के भाव नाजुक और उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह बह रही हैं। जी यूनिया। जब कांग जिनसे ने उस चेहरे को देखा तो उसे आजियान द्वारा वर्णित निराशा और उदासी का ख्याल आया और वह अपने सीने में क्रोध को दबा नहीं सकी और उसने यूनिया के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। यूनिया की स्पष्ट आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं, एक मुस्कुराहट से भरी हुई, लेकिन उसके भीतर गहरी बर्फ चमक रही थी, जो मध्य सर्दियों में भारी बर्फ की तरह ठंडी थी, जिससे कांग जिनसे का हाथ हवा में अवचेतन रूप से जम गया। यूनिया ने हंसते हुए लापरवाही से अपना हाथ झटक दिया। मौसम गर्म होता जा रहा है और लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आंटी जियांग, गुस्सा करने से न सिर्फ गर्मी लगती है और लिवर को नुकसान पहुंचता है, बल्कि चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ जाती हैं। एक अभिनेत्री होने के नाते आपकी रोजी रोटी आपके चेहरे पर निर्भर करती है, इसलिए आपको सचमुच इसकी अच्छी देखभाल करने की जरूरत है। कांग जिनसे ने जल्दी से अपना चेहरा छुआ। वह पहले ही 30 की उम्र पार कर चुकी थी और औरतें इसी उम्र से बूढ़ी होने लगती हैं। वह पहले से ही अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन ढीली त्वचा और आंखों के आसपास की महीन रेखाएं काट्य तथ्य थे। उसके एजेंट ने उसे हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवाने का सुझाव दिया था, लेकिन संभावित दुष्प्रभावों के कारण वह हिचकिचा रही थी। क्या ये सचमुच इतना स्पष्ट हो सकता है? युनशेन की सुंदर और आकर्षक सचिव के बारे में सोचते हुए उसका दिल फिर से धड़कने लगा। एक अवर्णनीय भय ने उसके पूरे मन को जकड़ लिया। कांग जिनसे के हाव भाव देखकर यूनिया के होंठ थोड़े मुड़ गए। तुम्हें दादी से और सीखना चाहिए। एक दूसरे के बगल में खड़ी होकर तुम दोनों बहनों जैसी लग रही हो। लेकिन पिताजी इतने उतले नहीं हैं। वह तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं ठुकराएंगे क्योंकि तुम बूढ़ी हो रही हो। उम्र बढ़ने और आकर्षण खोने से। ये शब्द उसके दिमाग में किसी श्राप की तरह घूम रहे थे। क्या वह सचमुच बूढ़ी हो रही थी? उसे अचानक याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले शूटिंग के दौरान जब कैमरा उसके चेहरे पर फोकस हुआ तो निर्देशक ने भौहें चढ़ाईं और फिर मेकअप आर्टिस्ट से पाउडर की एक और परत लगाने को कहा। पाउडर तो काफी सफेद था और महीन रेखाओं को ढक रहा था, लेकिन कैमरे के सामने उसका असर कम हो गया था। यूनिया ने कांग जिनसे को ऊपर जाते हुए अचंभित होकर देखा, फिर अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ लिया। कांग जिनसे हद से ज्यादा सीधी सादी थी, या यूं कहें कि कुछ हद तक भोली भाली। उम्र बीतने के बावजूद वह ज्यादा समझदार नहीं हुई थी। उसके जैसी औरतें तो आम थीं, आखिर युनशेन ने उसे अपने साथ क्यों रखा? उसी समय बायरान अपने बेटे को पकड़े हुए वापस आए। जाहिर तौर पर यूनिया को देखकर वह अचंभित रह गई। तुम कब वापस आए? बायशी सो रहा था, बायरान की बाहों में आराम से लिपटा हुआ, लेकिन बेचैन सा लग रहा था। बायरान ने उसकी पीठ थपथपाते हुए धीरे से पूछा। आज सुबह। आंटी बाय, पिछले दिनों आप कैसी रहीं? बायरान ने कड़वी मुस्कान दी। अच्छा या बुरा, सब एक जैसा है। यूनिया ने उसकी ओर देखा। यून परिवार एक सोने का पिंजरा है। क्या आप सचमुच जीवन भर के लिए खुद को यहाँ फंसाना चाहती हैं, चाची बाय? इसके अलावा ऐसे वातावरण में बड़ा होना जीव के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हानिकारक है। बायरान ने अपने होठों को एक साथ दबाया, अपनी बाहों में छोटे बच्चे को देखते हुए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं बस एक समय में एक कदम उठा रही हूँ। एक आह भरते हुए वह बायशी को ऊपर ले गई। कभी चमकदार और आकर्षक दिखने वाली उसकी आकृति अब वीरानी और थकान के निशान दिखा रही थी। बायशी को बिस्तर पर लिटाकर और उसे सावधानीपूर्वक लिटाकर बायरान बिस्तर के पास बैठकर काफी देर तक अपने बेटे को सोते हुए देखती रही। कमरा अंधेरे में था और रोशनी भी नहीं थी, और ठंडे सन्नाटे में एक आंसू धीरे धीरे उसके चेहरे पर बह रहा था। आधी रात को, जैसा कि अनुमान था, जी एयर को फिर से बुखार आ गया, जो एक आम बात है। बायरान ने कुशलता से उसे ठंडा किया और दवा दी। छोटा बच्चा उसकी गोद में सिमट गया और दयनीय भाव से अपनी मां को पुकारने लगा। उस पल उसका दिल इतना दुख रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। जब बच्ची गहरी नींद में सो गई तो वह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं और कार में सुनी गई रेडियो प्रसारण की आवाजें उसके दिमाग में घूम रही थीं।
प्रोफेसर निंग विजयी होकर लौट रहे हैं और परसों जियांगजो विश्वविद्यालय ग्रैंड थिएटर में एक व्यक्तिगत व्याख्यान देने वाले हैं। वह वापस आ गया था, अब वह उसकी पहुंच से और भी दूर हो गया था। अध्याय 259 111 घायलों को बचाने और घायलों की मदद करने के अथक प्रयास _2। इसे ऐसे ही रहने दो। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। 10 साल तक जब भी वह ये नाम सुनती उसका दिल दर्द से तड़प उठता। कुछ प्रेम समय के साथ खत्म नहीं होता बल्कि और अधिक गहरा होता जाता है, और मैंने इसे गहराई से दफनाने और फिर भूल जाने का फैसला किया। मिस कुई एक ट्रे लेकर अंदर आया। ये चांदी के कान और कमल के बीज का दलिया है जिसे बनाने के लिए मैंने आंटी ली से कहा था। यह न केवल नींद के लिए अच्छा है बल्कि सुंदरता और पोषण के लिए भी अच्छा है। कुई ने दलिया से भरा नीला और सफ़ेद चीनी मिट्टी का कटोरा यूनिया को देते हुए कहा। सफ़ेद कटोरे में चांदी का दलिया अत्यंत साफ और सुंदर लग रहा था और उसकी सुगंध इतनी मनमोहक थी कि उसे सूंघने मात्र से ही शरीर को शांति मिलती थी। यूनिया ने इसे उठाया और सूंघते हुए कहा, इसकी खुशबू अच्छी है। उसने कुई को अंगूठा दिखाया। कुई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कुशल और विचारशील होगे। कुई ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। मुझे खुशी है कि मिस को इससे कोई आपत्ति नहीं है। यूनिया ने लापरवाही से उसे मेज पर रख दिया। मैंने आज रात बहुत ज़्यादा खा लिया है, इसलिए मुझे अभी ज़्यादा भूख नहीं है। मैं थोड़ी देर कोई फिल्म देखना चाहती हूँ और सोने से पहले इसे पीना चाहती हूँ शायद। कुई ने अनजाने में थोड़ा भौहें चढ़ाईं। तब तक ये ठंडा हो जाएगा। इसे ठंडा पीना आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है मिस। यूनिया ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। उसने लापरवाही से वीडियो ऐप चालू किया और एक विदेशी फिल्म देखने लगी। कुई ने उसे फिर याद दिलाया, मिस आपको इसे पीना ही होगा। यूनिया से दृढ़ प्रतिक्रिया मिलने के बाद वह मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही कुई चला गया, यूनिया ने अपना फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया और दलिया के कटोरे को देखा। उसने उसे उठाया और सूंघा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बिस्तर के पास की दराज से उसने एक खाली दवा की शीशी निकाली, उसमें एक चम्मच दलिया डाला, ढक्कन लगाया और उसे अपने बैग में रख लिया। वह दलिया का कटोरा बाथरूम में ले गई और सीधे शौचालय में उड़ेल दिया। जैसे ही फ्लश की आवाज़ आई, सब बह गया। बौछार से गिरती बूंदें गोरी और नाजुक त्वचा पर फिसल रही थीं। फिर भी वह सुंदर और गोरा शरीर नीले और बैंगनी निशानों से ढका हुआ था, जो बहुत ही चौंकाने वाला लग रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और सिर ऊपर उठाया, जिससे पानी उसके चेहरे पर छिड़कने लगा। अचानक वह हाँफने लगी। उसके हाथ उसकी त्वचा को जोर जोर से रगड़ रहे थे। उसकी हरकतों की तीव्रता ऐसी लग रही थी मानो वह अपनी त्वचा को पूरी तरह से रगड़कर साफ कर देना चाहती हो। धीरे धीरे रगड़ने से उसकी गोरी त्वचा लाल हो गई। उसका पूरा शरीर मानो आग की तरह लाल हो गया। अपनी त्वचा को बेरहमी से रगड़ते हुए वह कभी कभी निराशा और दुख से भरी एक दबी हुई दहाड़ निकालती थी। उसकी आंखें घृणा और क्रोध से भरी थीं, मानो उसे अपने ही शरीर से गहरी दुश्मनी हो। अचानक वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपने शरीर को कसकर गले लगा लिया। जोर जोर से रोने लगी। बहते पानी ने उसकी चीख को पूरी तरह से ढक दिया। वे सभी यादें जिन्हें उसने जानबूझकर अपने दिल की गहराइयों में दबा रखा था, बाहर निकल आईं और उसकी नसों को बेरहमी से चीरने लगीं। वह रोती रही और दया की भीख मांगती रही, लेकिन उसे केवल उस आदमी की क्रूर गालियां और उसके बाद थप्पड़ ही मिले। वह रात उसके जीवन का सबसे निराशाजनक क्षण था। आहा हा हा, वह अपना सिर पकड़ते हुए चिल्लाए, मानो कोई जंगली जानवर पागलपन की कगार पर हो। क्यों? उसे ये यातना क्यों सहनी पड़ी? ये न्याय नहीं था। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह धीरे धीरे शांत हो गई, जमीन पर बैठ गई। पानी किसी तरह ठंडा हो गया था, इतना ठंडा। 1 सप्ताह बाद उस व्यक्ति की अचानक मस्तिष्क रोगगलन से मृत्यु हो गई। लगभग 10 साल के स्थिर जीवन और आत्मसम्मोहन ने धीरे धीरे उसकी सतर्कता को ढीला कर दिया था। इस बार वह लापरवाह हो गई थी और जी यूनिया ने उसे धोखा दे दिया था। एक ही गलती केवल एक बार ही हो सकती है। खड़ी होकर उसने शॉवर बंद कर दिया, खुद को बाथरोब में लपेट लिया और बाहर चली गई। फ़ोन की बीप बजी। वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी और देखा। कल सुबह 10 बजे जिंगू रोड स्थित स्टारबक्स में मिलें। उसने अपने होठों पर हल्की मुस्कान बिखेरी। काम जिनसे सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए निकल गईं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक घोषणा सुनने की जल्दी थी। वे 2 दिन के लिए हांगकांग जा रही थीं और उनका सहायक उन्हें लेने आया। सुये, 10 साल बाद यह महिला और भी अधिक शांत हो गई थी। यूनिया ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। सुये ने महसूस किया कि कोई उस पर नजर गड़ाए हुए है और उसके पीछे जाकर देखा तो एक खूबसूरत और शालीन युवती दिखाई दी। उसने अपने होंठ भींचे और एक हल्की सी मुस्कान दी। सुये रुकी, फिर उसे उस लड़की की पहचान याद आई जो यू परिवार की वैध बेटी थी, जी यूनिया। वास्तव में जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, वह सुंदर और शिष्ट थी, इतनी सुंदर कि शहरों का पतन कर दे, और उसका स्वभाव अनोखा और नेक था जिसकी तुलना धोखेबाज जिनशियान भी नहीं कर सकता था। अपनी निगाहें धीरे से नीचे करते हुए सुये ने मुड़े हुए होठों से मुस्कुराए। सुये और कांग जिनसे के जाने के बाद कांग जिनशियान भी अपना बैग लेकर जल्दी से घर से निकल गई। सिर्फ यूनशु ही अभी भी बगीचे में अपने प्यारे ऑर्किड के फूलों को संवार रही थी। यूनिया जी फैमिली मैनर से बाहर निकली और सड़क के किनारे एक लाल क्यू सेडान खड़ी थी। अध्याय 260 111 मरते हुए को बचाने और घायल को ठीक करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें _3। यूनिया ने कार का दरवाज़ा खोला और बैठ गई। डूशान ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर सिर हिलाया। मिस, अस्पताल के लिए। जैसे ही कार पांशान रोड पर उतरी, डूशान ने रियरव्यू मिरर पर नजर डाली। उसकी आंखें गहरी हो गईं। हमारे पास एक पूंछ है। यूनिया मुस्कुराए। मुझे मत बताओ कि तुम उन्हें दूर नहीं कर सकते। अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाते हुए डूशान ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मिस, कसकर पकड़ो। कार तुरंत धनुष से निकले तीर की तरह मुख्य सड़क पर आ गई और यातायात की भीड़ में आसानी से पीछे की ओर निकल गई।
यूनिया ने खिड़की से बाहर तेजी से पीछे हटते दृश्य को देखा। उसके पतले होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान तैर रही थी। यदि कोई उस पर नजर रखना चाहता है तो उसके पास ऐसा करने का कौशल होना आवश्यक है। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर भीड़ जमा थी। जोर जोर से गालियां निकल रही थी, जिससे काफी हंगामा मच गया। यूनिया ने लोगों को बैनर उठाए, हाथों में तख्तियां लिए और कुछ महिलाओं को जमीन पर बैठे फूट फूट कर रोते और जोर जोर से गालियां देते देखा। यूनिया ने अक्षम डॉक्टर, बेईमान अस्पताल, अपनी जान देकर कीमत चुकाओ जैसे शब्द सुने। ऐसा लग रहा था कि मरीज के रिश्तेदारों का एक और समूह गड़बड़ी पैदा कर रहा है, जो घरेलू चिकित्सा क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। हालांकि इन लोगों ने प्रवेश द्वार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। यूनिया ने उदासीनता से अपनी नजरें हटा लीं। चलो पिछले दरवाजे से अंदर चलते हैं। कार्यालय का दरवाजा खोलने पर भी वेइकिंग को न देख पाने पर यूनिया ने पहनने के लिए एक सफेद लैब कोट निकाला, डेस्क पर बैठ गई, कंप्यूटर चालू किया और सबसे पहले अस्पताल के होम पेज को देखा, जिसमें केवल कुछ प्रचार ड्राफ्ट थे, कोई मूल्यवान चीज नहीं थी। जल्द ही वेइकिंग कार्यालय में दाखिल हुआ और यूनिया को देखकर उत्साह से दौड़ा और बोला, तुम यहाँ हो। यूनिया ने उसे एक शीशी दी, इसकी जांच कराओ। बिना कुछ पूछे चतुराई से इसे स्वीकार करते हुए वेइकिंग ने कहा, ठीक है, मैं आज दोपहर तक आपको परिणाम दे दूंगा। प्रवेश द्वार पर क्या स्थिति है? यूनिया ने कलम घुमाते हुए पूछा। वेइकिंग ने दरवाजे की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं बस ये जानने गया था कि हमारे अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में एक सर्जरी असफल रही है। रिश्तेदार इस नतीजे को मानने से इनकार कर रहे हैं, जोर देकर कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने मरीज को मार डाला है और अस्पताल से जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे हैं। क्या शल्य चिकित्सा जोखिम सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर किए गए थे? वेइकिंग ने सिर हिलाया। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन रिश्तेदार दावा कर रहे हैं कि इस पर मरीज की सौतेली मां ने हस्ताक्षर किए थे। इसका कोई रक्त संबंध नहीं है, इसलिए इसकी गिनती नहीं होती है। वह बहाना, हस्ताक्षर वैध हैं और जोखिम भी स्वीकार किए गए थे। भले ही कोई रक्त संबंधी न हो, लेकिन एक रिश्तेदारी जरूर है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। दरअसल इन रिश्तेदारों का हंगामा मचाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर्जरी की सफलता दर 70% थी। मुख्य सर्जन इस क्षेत्र के बहुत अनुभवी विशेषज्ञ हैं, लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले उनकी मृत्यु हो गई और उनके छात्र ने सर्जरी जारी रखने का बीड़ा उठाया ताकि वह दूसरों से अलग दिख सकें। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सर्जरी विफल रही। आखिरकार वह बहुत युवा और अनुभवहीन थे। यूनिया की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या वह मर गया है? वेइकिंग चौंका और फिर उसे एहसास हुआ कि यूनिया मरीज के बारे में पूछ रही है। जिंदगी और मौत पर बात करने के उदासीन लहजे ने किसी तरह वेइकिंग की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। नहीं, वह वानस्पतिक अवस्था में है और यह बहुत बुरा है। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और खर्च वहन नहीं कर सकता, इसीलिए वे इतना हंगामा कर रहे हैं। यूनिया की बाहें हल्के से उठ गईं, उसकी निगाहें तेजी से चमक रही थीं। जाओ और मेरे लिए इस मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड कॉपी कर दो। यूनिया को देखते हुए वेइकिंग ने कहा, तुम? यूनिया के होंठ मुड़ गए। हाँ, बिल्कुल वही जो तुम सोच रही हो। वेइकिंग की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, लेकिन आप तो कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं। क्या आप न्यूरोसर्जरी कर सकते हैं? यूनिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं निक्स हूं, सिर्फ एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन नहीं बल्कि एक शल्य चिकित्सक। जब मैं अपनी पीएचडी कर रही थी तब तक मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कम से कम 100 न्यूरोसर्जरी की थी। हालांकि मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के लिए प्रसिद्ध हुई। वेइकिंग प्रशंसा से परे थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी देवता की उपस्थिति में थी, जो अपने हृदय में व्याप्त श्रद्धा को केवल बिना किसी संकोच के व्यक्त कर सकती थी। वेइकिंग के चले जाने के बाद यूनिया ने पेई जिंगहोंग का नंबर डायल किया। नमस्ते उपराष्ट्रपति पेई, आप इस समय बहुत व्यस्त होंगे। ये बहुत कम ही होता है कि आपके पास मेरे फोन का जवाब देने का समय हो। यूनिया की चिढ़ाने की बात सुनकर पेई जिंगहोंग की गहरी आवाज आई, तुम्हें पहले से ही पता है। इतनी हलचल के बीच मुझे कैसे पता नहीं चल सकता, लेकिन मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। पेई जिंगहोंग तुरंत सीधे बैठ गए। आपका क्या मतलब है? विदेशों से प्रतिभाओं को वापस लाने के लिए जेबें ढीली करनी पड़ती हैं और तुम मुझे बस एक सजावटी फूलदान की तरह यूं ही पड़ा रहने देते हो। और एक अनकहा फूलदान। अगर तुम्हें इस पर दया नहीं आती तो मुझे तुम पर दया आती है। पेई जिंगहोंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या तुम्हें यकीन है? तभी वेइकिंग मेडिकल रिकॉर्ड लेकर वापस आया। यूनिया ने उसे लिया, उसे पलटा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? पेई जिंगहोंग ने तुरंत जवाब दिया, मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।